आइए शुरू करते हैं न्यूज़ पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनको जानना और इनको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सबसे ज़्यादा रामनगरी में हुए प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ की भी है। चलिए देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से देश विदेश से कई तरह की भेंट अयोध्या पहुंच रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक और विशेष और भव्य भेंट रामनगरी पहुंची। ओडिशा के राउरकेला से भव्य शोभा यात्रा के साथ रवाना पंचधातु से बना 286 किलोग्राम वजनी दिव्य कोदंड रामनगरी पहुंचा, जिसे मंदिर निर्माण समिति को सौंप दिया गया। पंचधातु सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहे से निर्मित ये कोदंड न केवल अपनी मजबूती बल्कि दिव्यता और भव्यता के हिसाब से भी विशेष है। कोदंड पर भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गाथाएं भी कलात्मक रूप से उकेरी गई हैं, जिनमें कारगिल युद्ध सहित कई शौर्य प्रसंग शामिल हैं। इसलिए ये कोदंड केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना का भी सशक्त संदेश देता है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी वर्षगांठ पर बिहार के गया जी में एक विशेष रंग देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 2 साल पूर्ण होने के मौके पर यहां के कोयरीबारी मोहल्ले में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की दिव्य और अस्थायी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस विशेष अवसर पर पूरा मोहल्ला उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइट की जगमगाहट और फूलों की सजावट भी दिव्य है और यहाँ स्थापित की गई प्रतिमाएं हर किसी को खूब आकर्षित कर रही हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गुप्त नवरात्र में यहां हर दिन पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में माता के भक्त पहुंच रहे हैं, जो पूजन सामग्री और फूल माला सब लेकर कतार में लगे दिखते हैं। अपनी बारी आने पर वो माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग गुप्त नवरात्र में विशेषकर हवन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ शस्त्र विजय यज्ञ होता है और भक्त इस यज्ञ में लीन नजर आ रहे हैं। कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों ने शस्त्र विजय यज्ञ किया था, तभी से यहाँ इस यज्ञ की परंपरा चली आ रही है। बच्चों के शंखनाद की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं। यहाँ के ज्योतिनगर स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में लगातार दूसरे वर्ष श्री गणेश जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ आयोजित इस 1 लाख बार अथर्वशीर्ष पठन कार्यक्रम में करीब 3000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनके शंखनाद, मंत्रोच्चार, विधिवत पूजन और सामूहिक साधना से पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस भव्य आयोजन में सबसे पहले पूरे विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं के शुद्ध, एकाग्र और संवेद स्वर में अथर्वशीर्ष का पाठ शुरू हुआ और हजारों कंठों से एक साथ निकले मंत्रों की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। विदेशी जोड़ा और भारतीय अंदाज में विवाह। ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की हैं, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट स्थित एक मंदिर में एक रशियन जोड़ा भारतीय परिधानों में विवाह की सभी रस्में निभाता नजर आया। इस जोड़े ने जयमाल, सिंदूरदान, कन्यादान से लेकर अग्नि के 7 फेरे लेने तक की रस्में निभाई। 55 साल के कॉन्स्टेंटाइन और 35 साल की मरीना ने वैसे तो 11 साल पहले ही रूस में अपने तौर तरीकों से शादी की थी, लेकिन सनातन के प्रति उनकी रुचि और काशी की पवित्रता उनको यहाँ खींच लाई, जहाँ नरवावीर बाबा मंदिर में दोनों ने एक बार फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करके 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लिया। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज के माघ मेले में कल होने वाले बसंत पंचमी स्नान की। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसा माघ मेला अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ शिखर पर है। कल बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होने वाला है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। वहीं माघ मेले में आए साधु संत तरह तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं। देवरा बाबा के पंडाल में इको फ्रेंडली तरीके से हुई पूजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। इस विशेष पूजा में सिर्फ फूलों का ही इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक कि हवन भी गुलाब के फूलों से की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं और कल बसंत पंचमी का महास्नान है।
ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बसंत पंचमी पर संगम स्नान के लिए मौनी अमावस्या जैसी ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। बसंत पंचमी कल है और ऐसे में यहाँ पर संगम के तट पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा आरती यहाँ पर की जा रही है। शाम के वक्त जितने भी श्रद्धालु हैं जो इस वक्त घाट पर पहुँच पाए हैं वो इस आरती का आनंद ले रहे हैं, इस आध्यात्म का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ इंतजार इस वक्त से शुरू हो जाता है बसंत पंचमी का, क्योंकि आपको बता दें कि वो शुभ घड़ी, वो शुभ बेला बस अब नज़दीक है, आने ही वाली है जब यहाँ पर बसंत पंचमी का स्नान शुरू होगा। ऐसे में आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को मैं कहूँगी कि गंगा आरती दिखाएं ही और साथ ही साथ आपको एक बार संगम के भी दर्शन कराएं, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग माघ मेले में आते हैं। और ये आप देखिए, एक तरफ पूरी निर्मलता के साथ, शुद्धता के साथ अविरल गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रवाह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो त्रिवेणी की पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ अब इंतजार बसंत पंचमी का यहाँ पर हुआ होगा, जो कि कल सुबह यहाँ पर जैसे ही सूर्योदय होगा उसी के साथ यहाँ पर बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाएगी, उस शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी जब इसी संगम पर तमाम साधु संत और जितने भी श्रद्धालु हैं वो आस्था के अमृत को चखेंगे, आस्था के अमृत में स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम की महिमा को और बढ़ाती हुई एक विशेष मान्यता है कि मां सरस्वती यहीं अंतः सलीला रूप में गंगा यमुना के संगम में विराजमान है। कहीं भगवान राम की पूजा हो रही है तो कहीं मां पतित पावनी गंगा की आराधना, तो कहीं कल्पवास में तुलसी पूजन। मेले में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के ऐसे बहुतेरे रंग बिखरे हुए हैं। देवराहा बाबा के शिविर में राम अर्चन पूजा का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरे शिविर को 2 टन गुलाब के फूलों से सजाया गया। शिविर को सजाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों और दूसरे देशों से फूल मंगवाए गए। माघ मेले में हर रंग नज़र आते हैं, लेकिन प्रयागराज के इस अखंड ज्योति यानी देवराहा बाबा के शिविर आज बहुत खास है, क्योंकि आज राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और अगर पंडालों पर निगाह डालेंगे तो चारों तरफ इन पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है और 2 टन फूल का इस्तेमाल किया गया है। माघ मेले के रंगों में हर रंग एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर पूजा पंडाल में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आरती हवन वो भी हो रहा है, तो किसी लकड़ी जलाकर हवन का प्रयोग नहीं बल्कि फूलों से हवन किया जा रहा है। ये प्रयागराज का बिल्कुल अलग पंडाल है, क्योंकि अखंड ज्योति पंडाल है और यहाँ पर राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और जो इको फ्रेंडली तरीके से ये पूरे राम अर्चन पूजन को किया जा रहा है और प्रयागराज में ये पंडाल बिल्कुल अलग है। पूरे शिविर को फूलों से इस तरह सजाया गया है कि जिधर नजर जाती है उधर रंग बिरंगे फूल ही दिखाई देते हैं और इन फूलों के बीच मंत्रोच्चार की गूंज मन को मुग्ध कर रही है, जिसे सुनकर शिविर में भक्ति की बयार में साधु संत और श्रद्धालु पूरी तरह डूबे नजर आए। राम अर्चन पूजा भगवान राम की विशेष पूजा है। इसमें केवल फूलों का ही इस्तेमाल होता है, न कोई अगरबत्ती, न हवन सामग्री। और विशेष बात यह है कि हवन भी गुलाब के फूलों से ही की गई। आज हमारे देवराहा बाबा अखंड ज्योति क्षेत्र में जो है राम अर्चन पूजन प्रतिवर्ष के भांति हो रहा है। और ये 2 टन के करीब हमारे पास जो फूल हैं, जिसमें कुछ थाईलैंड से, बंगाल के, सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों से फूल मंगा के हर वर्ष भगवान राम का पूजन होता है, जिसमें ये जो पूजन है राम अर्चन, उसमें फूलों के द्वारा पूजन होता है। तो इसीलिए हमारी कुटिया भी भगवान के मतलब जो भगवान का जो स्वरूप लेके कि यहाँ पर विराजमान होंगे भगवान, तो इस कुटिया को भी उस तरह से सजा दिया जाता है फूलों से। और उनका फूलों से यज्ञ भी होता है, फूल ही चढ़ते हैं उनके ऊपर में, गुलाब के पंखुड़ियों से यज्ञ होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, राम अर्चन पूजा कहा जाता है।
ये पूजा कई सालों से देवराहा बाबा के शिष्य रामदास आयोजित करते आ रहे हैं। इसमें साधु संत और स्थानीय भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ओम नमो हरहरे नमः। फूलों से किया जाने वाला हवन इस पूजा का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ओम फलात्मने नमः। ओम फल विग्रहाय नमः। हर भक्त मंत्रोच्चार के साथ गुलाब के फूल अर्पित करता है। इस पंडाल में आज हमारे जो भव्य महायज्ञ हो रहा है, देवराहा बाबा की अखंड ज्योत जहाँ जलती है उस आश्रम में, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम सात्विकता की बात करें तो आप ये देखिएगा कि गेट से लेकर अंत तक, अंदर तक सारा फूलों से ये एक तरीके से जगमग हो गया है। फूल जो कि हमारे पांचों तत्व का भी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जहाँ धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश का समावेश हो, आज वहाँ देवराहा बाबा का लेकर आकाश से लेकर जमीन तक यहाँ पर उन पांचों तत्व का आवाहन हो रहा है। देवराहा बाबा शिविर में हुई ये इको फ्रेंडली पूजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। इस वजह से ये पूजा श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास रही। वहीं माघ मेले में इस अनुष्ठान की भी खूब चर्चा है। इस शिविर में लड्डू गोपाल विराजमान किए गए हैं और भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। शाकंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत आशुतोष महाराज के मुताबिक 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ यह अनुष्ठान 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तक चलेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शाकंभरी महायज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। माघ मेले में हम लोगों ने माँ शाकुंभरी महा अनुष्ठान और महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ किया है 3 जनवरी से, जिसकी पूर्णावती हमारे पूर्णिमा के दिन होगी। और यह भगवान का घर, लल्ला घर दिलाने के लिए अनुष्ठान माँ को मनाया जा रहा है। माघ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, आस्था और आत्मा शुद्धि का जीवंत उत्सव है। माघ महीने में प्रयागराज की त्रिवेणी में बसंत पंचमी का स्नान चौथा प्रमुख स्नान माना जाता है। इसका विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गुरु मंत्र का जो है जाप करते हुए, जो व्यक्ति गुरु मंत्र लिए हो गुरु मंत्र का जाप करते हुए, नहीं तो सरस्वती मैया का ओम सरस्वती देव्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए संगम में स्नान करें, चाहे त्रिवेणी देव्याय नमः, चाहे गंगा देव्याय नमः, चाहे जमुना देव्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। अमृत पान करने का उनको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, सभी पापों का नाश होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैरागी संत होते हैं वो बसंत पंचमी को पंचाग्नि तापते हैं, धूनी तापते हैं, धूनी उठाते हैं और वो जो है दशहरा तक चलता है। तो ये दिव्य, इतना पावन मुहूर्त है, इतनी दिव्य मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में ही साधु समाज बसंत पंचमी के दिन ही धूनी को उठाते हैं, धूनी को तापते हैं। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे विद्या, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन स्नान करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान अत्यंत फलदायी माना गया है। बसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। संगम तट पर स्नान के बाद श्रद्धालु माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। प्रयागराज से आनंद राज और संतोष कुमार के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां हिस्सा लेने वाली है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां हिस्सा लेंगी। इनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 13 केंद्र सरकार के विभागों की झांकियां होंगी। वहीं इस बार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की झांकियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि रोटेशन नीति के तहत इन राज्यों को शामिल नहीं किया जा रहा है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें भाग लेने का मौका मिले। इन झांकियों की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम एवं समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत रखी गई है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में यूपी की 4 ट्रांसजेंडर शामिल होंगी। ये परेड में स्पेशल गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में पहुंचेंगी। ये चारों गोरखपुर की गरिमा गृह से जुड़ी हुई हैं। गरिमा गृह की संचालिका एकता माहेश्वरी के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश भर से समाज में बेहतर योगदान देने वाले ट्रांसजेंडर्स की प्रोफाइल मंगवाई थी। ऐसे में सरकार को देश भर से ऐसे 200 लोगों की प्रोफाइल भेजी गई। इसमें करीब 50 ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया गया जिन्होंने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई है। अब कम उम्र में लोगों को नी रिप्लेसमेंट से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने नया तरीका खोज लिया है। दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन अस्पतालों के हड्डी रोग विभाग के डॉक्टरों ने देश में पहली बार ऐसी सर्जरी की है जिसमें घुटने को निकाला नहीं गया, बल्कि घुटने में खराब हो चुके मेनिस्कस को हटाकर उसके शरीर से ही टिश्यू लेकर लगा दिया गया है। मेनिस्कस घुटने की 2 हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। अब तक इस मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता था। रिपेयरिंग फेल होने पर नी रिप्लेसमेंट यानी घुटनों की सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में इस तरह की ये पहली सर्जरी है। महाराष्ट्र के जालना में माघी गणेश जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राजूर के महागणपति मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां भगवान गणेश के दर्शन पूजन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। राजूर का ये महागणपति देवस्थान महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एकमात्र संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। माघी गणेश जयंती के मौके पर महागणपति मंदिर की फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट की गई। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज श्रीनगर में विशेष सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। जगह जगह गाड़ियों को रोककर उसकी चेकिंग की गई और गाड़ियों के कागजात और पहचान पत्रों के भी मिलान किए गए। वहीं कठुआ में भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर रावी नदी के किनारे के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। बसंत पंचमी ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित इस त्योहार का संबंध मौसम के बदलाव से भी है। इस दिन को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ये वो समय है जब कड़ाके की ठंड विदा लेती है और मौसम में खुशनुमा गर्माहट घुलने लगती है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। तो बसंत पंचमी को लेकर बाजारों में क्या कुछ दिख रहा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। बसंत पंचमी पर ज्ञान, संगीत और सभी कलाओं की देवी मां सरस्वती की पूजा का विधान है। स्कूलों, कॉलेजों से लेकर जगह जगह पूजा अर्चना होती है। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर बसंत पंचमी का बहुत महत्व माना जाता है। इस वर्ष 23 जनवरी यानी कल बसंत पंचमी का त्योहार है। इस दिन को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन से ठंड की विदाई शुरू हो जाती है और सुहाना मौसम शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के त्योहार को लेकर बाजारों में भी खूब रौनक नजर आ रही है। खासकर मां सरस्वती की मूर्तियों की खरीदारी के लिए युवा उमड़ रहे हैं। यूपी के चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मूर्ति बाजार की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मां सरस्वती की मूर्तियां मौजूद हैं। बसंत पंचमी का त्योहार है और बसंत पंचमी के दिन एक तरफ जहां देश के पवित्र नदियों में स्नान ध्यान होता है, पूजा पाठ होता है, वहीं दूसरी तरफ मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। चंदौली का एक प्रमुख नगर है। आप देखिए मूर्ति बाजार है। इस मूर्ति मार्केट में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए अलग अलग साइज में वाग देवी मां सरस्वती की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम टच दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सजावट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो तमाम युवा हैं जो पूजा करते हैं मां सरस्वती की, वो आए हुए हैं मूर्तियों को ले जाने के लिए। हम दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह से कितनी सुंदर सुंदर मां की प्रतिमाएं यहाँ पर निर्मित की गई हैं और हर साल की तरह इस साल भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कलाकार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देते भी दिख रहे हैं और बिक्री भी। अलग अलग ग्रुप के युवा मूर्तियों की खरीदारी कर अपने साथ मूर्तियां ले जा रहे हैं। त्योहार का हम लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे कमेटी में लगभग करीब 40 बच्चे हैं और जान लीजिए कि एकदम एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंतजार हम लोग वेट करते हैं माँ का। हम लोग पूजा का बहुत अतुल से इंतजार करते हैं कब पूजा आए, हम लोग पूजा मनाएं। इसको तहे दिल से मनाते हैं। एकदम पूरा मतलब ये लगता है कि हमारे घर में कितना खुशियाँ आता है पूजा मनाने से।
और हमारे कमेटी में जो भी बंदे हैं सभी इसको बहुत धार्मिक पूजा मानते हैं और अच्छे से पूजा मनाते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार पूजा पाठ के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पतंग महोत्सव की परंपरा भी है। इस दिन आसमान अलग अलग रंगों की पतंगों से भर जाता है और वो नजारा बसंत से जुड़ी खुशी और आजादी की भावना को दिखाता है। यही वजह है कि बाजारों में पतंगों की दुकानें भी सजी हुई हैं। यूपी के सहारनपुर में बसंत पंचमी पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर यहाँ के बाजार का ये रंग देखिए। यहाँ के लकी गेट क्षेत्र में अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी पतंगे, उससे जुड़े साजो सामान के साथ पारंपरिक सूती मांझा सब बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। लक्की गेट पे आए हैं, पतंग लेने आए हैं। बसंत पंचमी को लेकर के कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। किस तरह की पतंगे मिल रही है मार्केट में? हर कलर की मिल रही है, हर डिजाइन की। लकी गेट क्षेत्र में पतंगों की कई दशक पुरानी दुकानें मौजूद हैं, जहां बसंत पंचमी के मौके पर पतंगबाजी के लिए पतंग की खरीदारी करने भीड़ उमड़ती है, जिससे यहां के दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठते हैं। मुझे 5 साल हो गए हैं दुकान लगाते हुए और काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ है। सब भी है सहारनपुर में अच्छा, क्योंकि यहाँ हर तरह की पतंग उड़ती है। लोग हर तरह की पतंग लेना पसंद करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी पतंग लग रही है दुकान में। ये काफ़ी पुराने समय से दुकान चलती आ रही है पतंग की। लगभग 10 साल से तो हम भी लगा रहे हैं और पहले बड़े लगाते थे और काफ़ी उत्साह है लोगों में। पतंग पंचमी के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है और काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है। बस हर बार नए डिज़ाइन आता है पतंगों में, नए तरीके की पतंगें होती है जो बच्चों को लुभाती है। काफ़ी मतलब अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं नए, बहुत अच्छी तरीके से जो है पतंगबाजी हो रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के दुकानदार खतरनाक चाइनीज मांझे से दूरी बनाकर रख रहे हैं, ताकि पतंगबाजी के दौरान उससे किसी को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे। बसंत पंचमी मनाई जाती है और उसके अंदर पतंगे खूब बिक्री होती है। चाइनीज मांझे के हम सब लोग यहाँ पे उसके खिलाफ हैं। चाइनीज मांझा कोई नहीं बेचना चाहता। कस्टमर आके हमें और परेशान करते हैं। हम लोग मना कर देते हैं कि चाइनीज मांझा नहीं, अपना कॉटन का मांझा वो लीजिए, वो अच्छी क्वालिटी का मांझा होता है। भारत के 6 ऋतुओं में बसंत को सबसे खास माना जाता है, जिसका बसंत पंचमी ताज की तरह है। इस समय प्रकृति अपनी सर्दियों की नींद से जागती है। इस समय ठंड के बाद हरियाली के साथ ही हवा में खुशी के रंग घुलने लगते हैं। सदियों पुरानी परंपराओं ने बसंत की इसी खुशी को पतंगों की उड़ान के साथ जोड़ रखा है। चंदौली से उदय गुप्ता और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 398 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 82,307 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 132 अंक उछला, ये बढ़कर 25,290 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 2500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,57,200 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 14,300 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 3,20,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपए 62 पैसे हो गई। जर्मन लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी EQS का नया सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया है। इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, 9 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और 15 स्पीकर वाला बुरमेस्टर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है। कंपनी ने इसके 5 सीटर वर्जन की कीमत करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए और 7 सीटर की कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए रखी है। इस स्पेशल एडिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट EQS 450 में भी अब स्पोर्टी AMG लाइन ट्रिम शामिल कर दिया है। मर्सिडीज के मुताबिक पिछले साल EQS भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी रही है। न्यूज पथ के सफर में अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी चंडीगढ़ के सुखना लेक पर हुई सुप्रीम सुनवाई की। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की सुखना लेक को लेकर तीखी टिप्पणी की है। मामले में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा है कि और सुखना लेक को कितना सुखाओगे।
आपको बता दें कि सीजेआई ने झील में हो रहे नुकसान के लिए बिल्डर, माफिया, अफसरों और राजनीतिक संरक्षण की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। ये टिप्पणी सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की। 1.5 किलोमीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी ये लेक सैलानियों के फेवरेट स्पॉट में से एक है, लेकिन अब बदहाली की कगार पर ये पहुंच गई है। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस सुनवाई के दौरान रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुखना लेक से जुड़ा ये केस 1995 के टीएन गोदावरमन बनाम भारत संघ मामले के अंतर्गत दायर किया गया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि सुखना झील को और कितना सुखाओगे, नौकरशाहों की मिलीभगत और साठगांठ से अवैध निर्माण हो रहे हैं। पंजाब में बिल्डर माफियाओं को राजनीतिक समर्थन हासिल हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि लेक पूरी तरह से बदहाली की कगार पर है। सीजेआई ने सवाल उठाया है कि लोग हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने इसे बिल्डरों का एक फ्रेंडली मैच बताया ताकि हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोका जा सके और मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहे। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्थानीय स्तर पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकेगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ की सुखना झील को बचाने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। साल 2020 में हाई कोर्ट ने झील के कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माण को हटाने और संरक्षित क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक के आदेश दिए थे। कोर्ट के सख्त रुख के बाद पंजाब सरकार ने सुखना लेक को बचाने के लिए अपना नया प्लान शेयर किया है और खबर है कि सुखना लेक के आसपास 3 किलोमीटर तक के इलाके को इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। वहीं इस मुद्दे पर हमने चंडीगढ़ में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ऐसा तो नहीं है ये सुखना लेक सूख रही है, अभी सूख रही है, ऐसा तो कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं हुण नहीं है, पहला सीगा एक बारी। कितने एक साल पहले? आई थिंक अबाउट मेरा ख्याल 25-30 साल पहला होना सीगा। काफी ज्यादा पूरी सुख गई सीगी। इत्थे डीसिल्टिंग जी कीती सी खोते जे ला के, पर काफी देर चली वो काम, मेरे ख्याल साल डेढ़ साल। आपको लगता है कि वाटर लेवल मेंटेन्ड है और किस चीज की जरूरत है? देखो वाटर लेवल तो थोड़ा मेंटेन्ड ही है, लेकिन डीसिल्टिंग की जरूरत तो हैगी है। वो रेगुलरली होनी चाहिए है बेसिकली। उससे क्या फायदा होगा अगर डीसिल्टिंग? उससे उत्थे फायदा होगा कि पानी का जो डेप्थ हैगी थोड़ी वधेगी, पानी वैपरेशन घट होएगी। जितना ज्यादा पानी होगा उसकी वैपरेशन घट जाती है। फिर तो वाटर लेवल जो मेंटेनेंस होती है वो एक नेचुरल तरीके से होती है। अब इसमें कोई जो पानी वगैरह भरने का जो सिस्टम है वो मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ से पानी छोड़ते हैं उसी वजह से मेंटेन होती है, या ये जो है जो रेन वाटर आता है उससे मेंटेन होती है। मानसून में भर जाता है लेक, ओवर हो जाता है, और वहाँ से अगर पानी छोड़ना है लेक, कई बार मैंने देखा है लेक सूखती भी है गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में काफ़ी सूखती है लेक। अब उसका इससे ज्यादा तो मैं कमेंट क्या करूंगा कि क्या है सर, क्या करना चाहिए? आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश की शान तिरंगे की हम करेंगे और उसे फहराने वाली वो खास रस्सी की जिसके बिना लाल किले की प्राचीर हो या फिर कर्तव्य पथ, तिरंगा फहराना संभव नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये रस्सी कौन बनाता है और ये परंपरा कब से चली आ रही है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दुकान की कहानी जो देश सेवा को कारोबार से ऊपर रखती है। देश की आन बान और शान तिरंगा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा। लाल किले की प्राचीर हो या फिर कर्तव्य पथ, जब जब देश का तिरंगा लहराया, हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा हो गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले ध्वजारोहण के लिए एक खास रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे तैयार करती है दिल्ली की गोरखीमल धनपत राय जैन एंड कंपनी, जो इसे मुफ्त मुहैया करती है। आजादी के बाद पहले रस्सी के लिए शुल्क लिया जाता था, लेकिन साल 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब पहली बार निःशुल्क रस्सी दी गई। तब से अभी तक रस्सी फ्री में ही दी जा रही है। हम सन 1947 से बराबर रस्सी देते आ रहे हैं, लेकिन जब अटल जी आए उसके बाद हमने इसे फ्री देना शुरू कर दिया, क्योंकि हम आरएसएस से संबंधित थे और अटल जी के हमारे ताऊ जी गोरखीमल जी से, लाला मामचंद जी से अच्छे रिश्ते थे, इसलिए हमने पैसे नहीं लिए। जब सरदार जी आ गए
तो सेना वालों ने कहा अब क्या होगा, हमने कि आजीवन हम फ्री देंगे, कोई शुल्क इत्यादि नहीं लेंगे। बदले में वो रस्सियाँ हमें वापस दे के जाते हैं और एक सर्टिफिकेट हमारी फर्म को दे जाते हैं, जिसे हम सुरक्षित रखते हैं। लाल किले से लेकर कर्तव्य पथ तक में तिरंगा फहराने के लिए रस्सी देने की परंपरा की शुरुआत आजादी के तुरंत बाद हुई थी। साल 1947 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री को ये रस्सी भेजी गई थी। तब से हर साल ये रस्सी लाल किला से लेकर कर्तव्य पथ तक पहुंचती है। रस्सी के इस्तेमाल के बाद सरकार इसे वापस लौटा देती है, वो भी सुंदर पैकिंग में, सरकारी मुहर और प्रमाण पत्र के साथ। हमारी सेना झंडा फहराने के लिए रस्सी सिर्फ यहाँ से लेकर नहीं जाती, बल्कि एक एक रस्सी को पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ उसे वापस लेकर भी यहाँ आती है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि वो सारी रस्सियाँ जो अब तक फ्लैग होस्टिंग में, झंडारोहण में इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी यहाँ आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगी। आप ये देखिए कि ये 2012 में जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ झंडा फहराने में गणतंत्र दिवस पर, वो यहाँ वापस लाई गई और उतने ही सम्मान के साथ रखी हुई है। वो आप देखेंगे तो बीटिंग द रिट्रीट की है, 2012 की ही। इसे आप देखेंगे तो 2022 की है, जब राष्ट्रपति ने इस रस्सी का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही साल दर साल, इसे आप देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, साल है 2022। साल दर साल जिन रस्सियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें वापस इस दुकान पर लाया गया, सम्मान के साथ, गौरव के साथ। तिरंगा फहराने के लिए जिस रस्सी को बनाया जाता है वो बेहद खास होता है। इसकी तकनीक और इतिहास भी बेहद रोचक है। ये विशेष तौर पर बनाई जाती हैं, जैसे फायर प्रूफ है, और भी कई केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे किसी प्रकार की भी हानि झंडारोहण के वक्त ना हो सके। और कई महीने पहले हम इसको तैयार करा के मिल से मंगा के रखते हैं देने के लिए। देश के सम्मान के लिए गोरखीमल धनपत राय जैन एंड कंपनी के यहाँ से रस्सी भेजी जाती रही है। ये कंपनी इसे सेवा के रूप में देखती है। ये पूरी सर्टिफिकेट की एक किताब है। आप देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ये 2001 का है, और जिसे उस वक्त इस रस्सी का इस्तेमाल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उनका नाम यहाँ पर अंकित है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको तमाम सारे बड़े नाम मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस सर्टिफिकेट में आपको नाम दिखाई पड़ जाएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। जब वो राष्ट्रपति थे, वो फ्लैग होस्टिंग करते थे, उस वक्त गणतंत्र दिवस पर जिस रस्सी का इस्तेमाल हो, उसके बाद इनको हर बार एक अप्रिसिएशन लेटर आता है, सर्टिफिकेट आता है। इसमें आप प्रणब मुखर्जी जी का नाम देख पा रहे हैं। तिरंगे के साथ जुड़ी रस्सी का महत्व बेहद खास है। इससे देशभक्ति, परंपरा और समर्पण का एक अलग ही जुड़ाव है। तिरंगा फहराने के लिए रस्सी मुहैया करना एक ऐसी सेवा है जो बिना किसी स्वार्थ के देश के सम्मान के लिए निभाई जा रही है। ये परिवार सेना का हिस्सा बना हुआ है, हमारे देश के गौरव का हिस्सा बना हुआ है, और ये परिवार ये बताता है कि जब बात देश की हो, राष्ट्र की हो, राष्ट्रीय ध्वज की हो, तो कोई भी काम स्वहित का नहीं होता है। ये बात कारोबार से ऊपर की है, क्योंकि बात देश की है, और देश के लिए लगातार ये जीवन पर्यंत से जीवन इनका नहीं बल्कि इस दुकान का, इस कारोबार का जीवन जब तक रहेगा, यहाँ से रस्सियाँ ध्वजारोहण के लिए मुफ्त में जाती रहेंगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। नागपुर के बाद अब रायपुर में होने वाले T20 मुकाबले पर टिकी है टीम इंडिया के फैंस की नजर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के फैंस की नजरें अब दूसरे T20 मुकाबले पर टिकी हुई हैं। सीरीज का दूसरा मैच 23 जनवरी यानी कल रायपुर में खेला जाएगा। नागपुर में बुधवार को खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है, जिसमें टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने मैच में महज 35 गेंद में शानदार 84 रन बनाए। अपने इस प्रदर्शन के लिए अभिषेक प्लेयर ऑफ द मैच बने। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 24 जनवरी को पुणे में होने वाले अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे, क्योंकि समारोह में रोहित को शानदार क्रिकेट करियर और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता के लिए बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। अपने 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित करेगा। मतलब अब हिटमैन डॉक्टर रोहित शर्मा बनने जा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के मुकाबले आज से शुरू हुए, जिसमें
जलद सक्सेना और सरफराज खान का आगाज शानदार रहा। महाराष्ट्र से खेल रहे ऑलराउंडर जलद सक्सेना ने जहां गोवा के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए, तो वहीं मुंबई के सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए इस रणजी ट्रॉफी सीजन में पहला शतक जोड़कर अपने नाम 17वां फर्स्ट क्लास शतक कर लिया। तो संगम की रेती पर हम हैं, जैसा कि हमने आपको बताया और दिखाया। साथ ही साथ संगम की एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अद्भुत तस्वीरें संगम की है। बसंत पंचमी का पावन त्यौहार कल मनाया जाएगा, जहां पर लगातार स्नान करने के लिए आज रात से ही श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। अनाउंसमेंट्स बार बार किए जा रहे हैं कि भाई जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो स्नान करें और फिर अपने गंतव्य तक जाएं। यहाँ पर भीड़ ना जमा करें ताकि दूसरे श्रद्धालु जो यहाँ आ रहे हैं स्नान के लिए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो स्नान से जुड़ी बसंत पंचमी की तमाम तैयारियों से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप देखते रहेंगे मेरे साथ। लेकिन फिलहाल न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ प्रयागराज से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।